ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर साउशिया को देखते हैं एंड साउशिया प्रोफेशनली डॉक्टर होती है। फिर यहाँ पर वो एक 5 साल की बच्ची के हार्ट का केस स्टडी कर रही होती है क्योंकि बहुत जल्दी उसे उस बच्ची के हार्ट का सर्जरी जो करना होता है एंड यहाँ पर ये सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इतने में यहाँ पर उसके लिए उसके अंकल और उसका कज़िन लंच लेकर आ जाते हैं एंड यहाँ पर उसके अंकल कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो कई सारे हस्बैंड थे जो अपनी वाइफ को यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए आते, उनसे पूछने के लिए आते कि वो ठीक है भी या फिर नहीं, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड वो तो तुम पर ध्यान ज़रा सा भी नहीं देता है और तुम्हें इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। साउशिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि इसमें क्या हुआ, ऐसे भी उसी कंपनी फिलहाल प्राइवेट लिमिटेड से सीधा पब्लिक में कन्वर्ट हुई है तो काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इस वजह से वो बहुत बिजी होता है और ऊपर से मैं भी तो इतनी बिजी हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लंच करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी मीटिंग उस बच्चे और उसके पेरेंट्स के साथ में करने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर नर्स भी आकर उसे डॉक्यूमेंट्स देने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो एक बच्चे की आवाज़ को सुनती है, जहाँ पर वो जैसे उस बच्ची को देखने जाती है वो बच्ची तो उसके हस्बैंड गुजाओ के पास में जा रही थी एंड यहाँ पर गुजाओ भी उसे बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर गुजाओ के उस बच्चे की मम्मा रहती है जिसका नाम मिया होता है एंड यहाँ पर मिया गुजाओ से थैंक यू कह रही थी क्योंकि इस हॉस्पिटल में इतनी बड़ी डॉक्टर के साथ में सर्जरी करवाना कोई आसान काम नहीं होता एंड गुजाओ की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर बाद में साउशिया अपने हस्बैंड गुजाओ को कॉल लगाती है लेकिन गुजाओ उस कॉल को इग्नोर कर देता है। मिया को भी पता होता है कि साउशिया उसे कॉल कर रही है एंड वो उसे पूछती भी है कि आखिर तुम अपनी वाइफ का कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो एंड यहाँ पर वो उसका सवाल का कुछ जवाब दे ही नहीं पाता है। फिर यहाँ पर साउशिया समझ जाती है कि आखिर ये बिजनेस के चक्कर में इतना बिजी क्यों है और अब उसे समझ आ रहा है कि उसके हस्बैंड गुजाओ का कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस चल रहा है एंड यहाँ पर टेंशन के मारे आकर वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और साथ साथ यहाँ पर साउशिया भी प्रेग्नेंट होती है एंड उसे गिरता देख वहाँ पर गुजाओ, मिया और उसकी बच्ची आ जाती है। लेकिन गुजाओ यहाँ पर साउशिया को देखकर बड़ा शॉक हो जाता है। फिर बाद में यहाँ से उस बेबी को लेकर और तो और उसकी मम्मा मिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि हम दूसरा कोई और हॉस्पिटल ढूंढ लेंगे या फिर किसी और डॉक्टर को देखने चलते हैं। फिर बाद में यहाँ पर साउशिया होश में आने लगती है, जहाँ पर उसके अंकल और उसका कजिन वहीं पर होते हैं और तो यहाँ पर उसके अंकल उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें समझ भी आती है कोई चीज़, तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए लेकिन तुम डबल शिफ्ट में काम किए जा रहे हो, अभी के अभी तुम्हें यहाँ से ब्रेक लेना ही होगा। लेकिन साउशिया को अपने पेशेंट्स की बड़ी चिंता होती है। उसके अंकल और उसके कजिन समझाने लगते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है सभी डॉक्टर हॉस्पिटल से निकल जाएंगे, और भी डॉक्टर्स हैं जो उन पेशेंट का ध्यान रख पाएंगे। और यहाँ पर साउशिया को उनकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद में यहाँ पर हम एक हाउस वार्मिंग पार्टी को देखते हैं जहाँ पर कई सारे ड्रिंक्स भी रखे हुए थे एंड यहाँ पर साउशिया आ जाती है और यहाँ पर हम डेज़ी को देखते हैं जो कि उसकी सिस्टर इन लॉ रहती है, यानी कि वो उसके हस्बैंड गुजाओ की बहन है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसे उसकी बारे में पूछते तो है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती एंड सब उसे कहती है कि आज रात की पार्टी बहुत ज़्यादा ही दमदार होने वाली है एंड यहाँ पर वो शैम्पेन को शेक करने लग जाती है, जहाँ पर फोम उड़कर साउशिया पर चला जाता है और साउशिया को गुस्सा आ जाता है बट वो बेचारी कुछ कहती नहीं है। लेकिन डेज़ी थोड़ी बदतमीज़ इंसान, जहाँ पर वो साउशिया से कहने लगती है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें देख देख कर चलना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि साउशिया जो है वो बेचारे घर के बॉटल्स को यानी कि खाली बोतल जो है उन्हें उठाकर घर साफ कर रही होती है। फिर बाद में हम यहाँ पर एक वैंग को देखते हैं एंड वैंग यहाँ पर ड्रिंक के अंदर कुछ मिला रहा था और साउशिया ने ये चीज़ को देख ली थी और वैंग अब ये ड्रिंक लेकर सीधा डेज़ी के पास जा रहा था एंड यहाँ पर वो डेज़ी के पास आते ही उससे वो ड्रिंक ऑफर करने लगता है। डेज़ी यहाँ पर वो ड्रिंक ले तो लेती है लेकिन इसके पहले यहाँ पर साउशिया से ड्रिंक छीन लेती है। डेज़ी कहती कि तुम क्या करना चाह रही हो, तो फिर साउशिया उसे ड्रिंक पीने से मना कर देती है। वैंग कहने लगता है कि वो मेरी दोस्त है, मेरी बात सुनेगी और तुम कौन होती हो बीच में आकर ताक लड़ाने वाली। तो फिर साउशिया यहाँ पर सभी को बताने लग जाती है कि ठीक है ड्रिंक पीना है तो पी लो, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे अच्छे से फ्रेंड ने ड्रग्स को मिला है। यहाँ पर उसका फ्रेंड घबरा जाता है तो फिर यहाँ पर वो गुस्से होने का नाटक करता है और अपने सभी फ्रेंड्स को वहाँ से लेकर चला जाता है। डेज़ी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, उसे लगता है कि साउशिया ये सब इस वजह से कर रही है क्योंकि वो उसके दोस्तों से जेलस फील कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे गुस्से में कहने लगती है कि साउशिया तुम अपने आप को समझती क्या हो। साउशिया यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे भैया की वाइफ हूँ और मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हें डेंजर सिचुएशन से बाहर निकालूं। डेज़ी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि देखो अब तुम्हें ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है
और वैसे भी मेरे भैया ने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि तुम्हारे पास रिलाई करने के लिए कोई नहीं था, इस वजह से बस तुम्हारी बेचारी समझ के तुमसे शादी कर ली है। और वैसे भी उसकी लवर अब वापस आ चुकी है, जहाँ पर वो तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाला है। फिर इतने में हम यहाँ पर मियाँ को, उसकी बच्ची को और साथ ही साथ में गुजाओ को देखते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग ये वाले घर पर आ गए थे, जहाँ पर वो बच्ची होती है गुजाओ को अटैच हो जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे हक करते हुए बोलने लगती है कि आखिर डैडी ये आंटी कौन है। मियाँ यहाँ पर अपनी बेबी को समझाती है कि ऐसे ही उन्हें पापा मत कहो, ये बहुत बुरी बात है। फिर बाद में यहाँ पर साउशिया को याद आने लगता है वो रिपोर्ट्स, और ये उसी बच्ची के होते हैं जहाँ पर उसके फादर का नाम गुजाई लिखा था। तब जाकर वो सोच रही थी कि उसके फादर का नाम और मेरे हस्बैंड का नाम सेम कैसे है। यहाँ पर तो उस बेचारे के पेट में पेन भी होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो उनसे पूछने लगती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और ये लोग कौन है। डेज़ी यहाँ पर कहने लगती है कि अरे अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे भैया की लवर वापस आ चुकी है। ये लोग बचपन से एक दूसरे के साथ में, और ये चली चुकी थी अब्रॉड, बट ये वापस आ चुकी है और टाइम आ गया है तुम्हारा यहाँ से जाने का। फिर बाद में मियाँ यहाँ पर साउशिया से माफ़ी मांगने लगती है, कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं अब्रॉड से अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ और मैंने गुजाओ की कंपनी को ज्वाइन किया है। मेरे पास फिलहाल रहने के लिए कोई स्टेबल घर नहीं है, इसलिए मैं बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहूँगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी। यहाँ पर साउशिया पूछने लगती है कि आखिर गुजाओ की कंपनी क्यों। तो फिर डेज़ी यहाँ पर बोलने लगते हैं कि अरे इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें हर बात हमें बताना ज़रूरी है क्या। फिर गुजाओ यहाँ पर डेज़ी से कहता है तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ से उल्टी तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। मियाँ कहते कि अरे तुम उसे क्यों डांट रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ डेज़ी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देती है, जो कि एक नेकलेस होता है। एंड यहाँ पर डेज़ी उस नेकलेस को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। साउशिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि एक नेकलेस क्या देख लिया, तुम उसके लिए ही बिक चुकी हो। फिर डेज़ी उसे वापस सुनाती है जहाँ पर उसका भाई उसे सुना पड़ता है। फिर साउशिया गुजा से कहती है कि तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है क्या कुछ। गुजा यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो तुम ज़्यादा टेंशन और ओवरथिंक मत करो, क्योंकि ऐसे भी वो लोग यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए ही रहने वाले हैं। साउशिया कहती है कि मैं ओवरथिंक ना करूँ, तो मुझे बताओ कि आखिर ये बच्ची किसकी है और इसका रियल डैड कौन है। फिर बाद में यहाँ पर गुजा उस बेबी को खेलने के लिए भेज देता है एंड बताने लगता है कि देखो उसके सामने ये सब बातें ना करो तो बेहतर होगा, उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। साउशिया कहते हैं कि ये बात मुझे पहले से ही पता है। मियाँ यहाँ पर कहने लग जाती है कि बचपन से वो बेचारी अपने फादर की बिना ग्रो हुई है। एंड यहाँ पर किंडरगार्टन में भी सभी के सभी लोग उसे चढ़ाया करते थे, वो तो बस यहाँ पर एक फादर का लव ही चाहती है। लेकिन सॉरी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर गुजा जो है मियाँ को रोकने लगता है और साउशिया से कहते हैं कि तुम थोड़ा समझ नहीं सकती हो क्या, आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। साउशिया कहते हैं कि मैं समझूँ, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर तुम अपनी चाइल्डहुड लवर को लेकर आए हो और बस इतना ही नहीं, उसकी बच्ची तुम्हें फादर तक बुलाती है और तुम चाहते हो कि मैं चीज़ों को समझूं। आखिर तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है। मियाँ यहाँ पर कहने लगती कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। डेज़ी भी यहाँ पर मियाँ को रोकने लगती है, कहती है कि अगर किसी को जाना है, किसी को प्रॉब्लम है तो फिर वो यहाँ से जाओ। साउशिया कहती है कि ठीक है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। यहाँ पर गुजा उसे रोकता तो है, लेकिन डेज़ी अपने भाई से कहती है कि इसे रोको मत, देखते हैं कि आखिर किसके पास जा सकती है। फिर बातें वहाँ से साउशिया जाने लगती है, जहाँ पर वो बेबी आकर उसे कहने लगती है एंड कहती है कि प्लीज़ मेरे डैडी को मुझसे छीन कर मत जाओ, मेरे डैडी को मेरे सामने से लेकर मत जाओ। यहाँ पर साउशिया उसका हाथ हटा देती है और चुपचाप जाने लगती है, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई है। वो गिरने का नाटक करती है, वो भी चिल्लाते हुए, जहाँ पर उसका सो कॉल्ड डैडी यानी कि गुजा और सभी लोग भागते हुए आ जाते हैं। साउशिया भी यहाँ पर घबरा जाती है कि इसे अचानक से क्या हो गया। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है, मुझसे ही सारी चीज़ें सॉल्व करो, मारना है तो मुझे मारो, चिल्लाना है तो मुझे चिल्लाओ, लेकिन तुम एक बच्ची के साथ ये सब कैसे कर सकती हो। यहाँ पर सेम चीज़ गुजा भी उसे कहता है एंड साउशिया को बिलीव नहीं होता कि गुजा सोच सकता है कि वो बेचारी ये सब कर सकती है, तो वो कहने लग जाती है कि वो खुद ब खुद ही नीचे गिरी है। मियाँ कहते कि वो छोटी सी बच्ची है, वो अपने आप बिना गिरे कैसे गिर सकती है। पर यहाँ पर वो बच्ची बोलने लग जाती है कि मैं तो बस आंटी को यहाँ पर हाई करने के लिए आई थी, लेकिन ये आंटी ने मुझे धक्का दे दिया और मुझे कहा कि मुझे मर जाना चाहिए। गुजा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लग जाता है कि इतने हार्श वर्ड्स आके तुम बेचारी 5 साल की बच्ची जिससे हार्ट का प्रॉब्लम है उसे कैसे कह सकती हो। साउशिया से कहने लग जाती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों माँ बेटी मिलकर नाटक कर रही है। गुजा उसे गुस्से में कहने लग जाता है कि बेहतर होगा अगर अभी की अभी तुम इससे माफ़ी मांगो। तो
यहाँ तक कि वो बच्ची इतनी चालाक होती है कि वो साउशिया को चिढ़ाना शुरू कर देती है। लगता है तुम्हें एक और चश्मे की जरूरत है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है करके। यहाँ पर तो गुस्से में आकर डेजी उसे थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर बेचारी गिर जाती है। और गुजो यहाँ पर डेजी से कहता है कि तुम्हें साउशिया को हाथ लगाने के लिए किसने कहा, और वो यहाँ पर साउशिया की हेल्प करने लगता है। बट यहाँ पर मिया अपनी बेटी को इशारे करती है, जहाँ पर उसकी बेटी बेहोश हो जाती है और मिया चिल्ला देती है, जहाँ पर गुजा उसे उठा लेता है। साउशिया बोल तो रही थी कि उसके स्टमक में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है, जो कि बिल्कुल अनबेरेबल है, लेकिन मिया कहने लगती है कि तुम बड़ी हो, तुम खुद का ध्यान रख सकती हो, मेरी बच्ची बेचारी 5 साल की है, वो अकेले क्या ही करेगी। तो यहाँ पर गुजा भी उसे छोड़कर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर साउशिया रोने लग जाती है। फिर वो कैसे न कैसे तो कर अपने अंकल और अपने कज़न को कॉल लगा लेती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसके अंकल और उसके अंकल का बेटा दोनों के दोनों से लेकर सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर साउशिया बेचारी पूरी घबरा ही गई थी। इतने में यहाँ पर डॉक्टर आकर कहने लग जाती है कि ये मेटरनल इफेक्ट है और हमें यहाँ पर उसके हस्बैंड की सिग्नेचर चाहिए रहेगी। दूसरा यहाँ पर उसका बेटा जो होता है वो गुजा को कॉल तो करता है, लेकिन डेजी यहाँ पर कॉल पिक करने से तुरंत ही मना कर देती है। एंड यहाँ पर सिचुएशन बड़ा इमरजेंसी का होता है, जहाँ पर वो नर्स से कह देता है कि उसका पति मर चुका है, मैं उसका पति हूँ। इतना कहकर वो वहाँ पर सिग्नेचर कर देता है, जहाँ पर साउशिया की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पर साउशिया बड़ी पेन में होती है, साथ साथ उसे उसके पास की बातें भी याद आ रही थी, जहाँ पर वो दोनों ने एक दूसरे के साथ में फॉरएवर रहने का वादा किया था। साथ साथ जब यहाँ पर साउशिया प्रेग्नेंट भी हुई थी, जब वो लोग कितने एक्साइटेड थे। एंड साथ साथ वो सिचुएशन भी याद करती है जो रिसेंटली उसके साथ हुई थी, जहाँ पर उसका हस्बैंड गुजा उसे छोड़कर किसी और के साथ में चला गया था। फिर बाद में यहाँ पर वो एक बेबी को जन्म दे देती है। दूसरा हम यहाँ पर मिया को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, जो कह रही होती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या ही करूँगी। तो फिर यहाँ पर गुजा मिया को टेंशन लेने से मना करता है, कहता है कि मैंने ऑलरेडी डॉक्टर की खोजबीन शुरू कर दी है और तब तक तुम डॉक्टर्स को ज़्यादा पैसे दोगी सब कुछ पॉसिबल है, एंड सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज मैं उठाने के लिए रेडी हूँ। मिया नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी वाइफ को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। गुजा कहते हैं कोई बात नहीं, वो मेरी बातों को समझ लेगी। फिर बाद में यहाँ पर गुजा को इतने समय बाद याद आती है साउशिया की। तो फिर यहाँ पर वो जाने वाला था, लेकिन डेजी उसे रोकने लगती है। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं मैं जा कर आता हूँ। बट मिया यहाँ पर कहती है कि अगर तुम चले जाओगे तो हम दोनों के साथ में कौन रहेगा हमारी सेफ्टी के लिए। वो कहते हैं कि रुको मैं कॉल कर आता हूँ। इतने में मिया अपनी बेटी को इशारे करती है, जहाँ पर वो डर के मारी उठती है एंड कहती है कि मुझे एक नाइटमेयर आया था दादी, क्या आप मेरे साथ रुक सकते हो। गुजा भी सोच पड़ जाता है कि ये सब कुछ तो साउशिया की वजह से हुआ था, तो फिर मुझे यहाँ पर रुकना ही होगा। इतने में यहाँ पर नर्स आ जाती है, जो इस फादर और डॉटर का लव देखकर बड़ी खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर वो लोग बात करने लगते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन कितनी ज़्यादा अच्छी है, इस बेचारी बच्ची की तो पूरी फैमिली है, लेकिन वहाँ पर तो एक बेचारी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जहाँ पर उसका हस्बैंड तो उसे देखने के लिए भी नहीं आया और वो प्रीमेच्योर बर्थ था। यहाँ पर वो चीज़ सुनते ही उसे अपनी वाइफ की याद आने लगती है। तो फिर यहाँ पर वो नर्स से उस वाइफ का नाम पूछता है एंड यहाँ पर उसका नाम साउशिया होता है। तो वो उसे ढूंढते हुए सीधा भागने लग जाता है। इसके बाद में वो गधा एक गलत रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे लगता है हैवी ब्लीडिंग की वजह से तो उसकी वाइफ चल बसी है। तो फिर यहाँ पर वो उसे देखने वाला था, लेकिन इतने में वो जो पेशेंट का सन होता है वो वहाँ पर आ जाता है। बाद में यहाँ पर वो नर्स से पूछने लगता है, जहाँ पर नर्स उसे बताती है कि उसकी फैमिली ने तो उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर गुजा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर साउशिया की फैमिली कब से आ गई। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर साउशिया की क्यूट से बेबी को देखते हैं, जहाँ पर लियो उसका ध्यान रख रहा था एंड वो तो यहाँ पर रोई जा रही थी। लियो कहने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड अभी तक आया नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चल कहाँ पर गया। इतने में यहाँ पर गुजा भागते भागते आता है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछने लगता है। साउशिया से कहती है कि क्यों तुम्हें तुम्हारी मिस्ट्रेस के साथ में तुमने तुम्हारे लवर के साथ में टाइम स्पेंड कर लिया और अब तुम्हें मेरी याद आ गई है। गुजा यहाँ पर कहने लगता है कि आखिर तुम इतना मुंह टेढ़ा कर मेरे साथ बात क्यों कर रही हो। साउशिया यहाँ पर उसे कहने लगते तो तुम क्या चाहते हो मैं नील डाउन कर बो डाउन कर तुम्हें थैंक यू कहूँ। तुमने अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में से अपनी लवर को छोड़कर यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ। तो वो यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो मुझे पता है कि मेरी गलती है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा और ऐसे भी अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। फिर बाद में यहाँ पर साउशिया अपने बेबी का नाम बताने लग जाती है, जहाँ पर वो उसके पास जा नहीं आया था, लेकिन साउशिया उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसे उसका मतलब समझ नहीं आता, तो साउशिया यहाँ पर साफ साफ उसे कह देती है कि तुम्हारा मेरे और मेरी बेटी के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है।
गुजा यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो तुमने अभी अभी बर्थ दिया है तो फिर शायद से तुम गुस्से वाले मूड पे हो, टेंशन मत लो, घर जाते ही सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर उसे वो खींचने लग जाता है घर लेकर जाने के लिए। लियो यहाँ पर बीच में आकर उसे धक्का मार देता है एंड कहता है कि साउशा से तुम दूर रहो तो बेहतर होगा। एंड डेजी यहाँ पर आकर उसे उठा लेती है। गुजा यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर ये है कौन और तुम्हारा रिलेशन इसके साथ में क्या है। तो फिर लियो यहाँ पर कह देता है कि तुम मेरी आइडेंटिटी जानो, इतना तुम्हारा हक नहीं बनता। गुजा यहाँ पर चिल्लाकर कहने लगता है कि मेरा पूरा हक बनता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। और ऐसे भी अब मैं समझ रहा हूँ कि आखिर तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि ये बंदा जो तुम्हारे साथ में, और वहीं मैं सोचूं कि तुम वीआईपी वार्ड में कैसे आ गई हो। वीआईपी वार्ड का फीस भी तुम्हें पता है कितना है, तुम मेरे बिना यहाँ तक आ ही नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे पास मेरा सब्स्टिट्यूट जाग है। लियो को गुस्सा आता है और यहाँ पर वो गुजा को पंच मार देता है। लियो यहाँ पर उससे कुछ भी बकवास करने से मना कर देता है। गुजा कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर होगा, ऐसे भी मैं उसका फादर हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। यहाँ पर शाशो से कहने लग जाती है कि तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारे पास खाली उसके डीएनएस होंगे और तुम उसे डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते हो। मैं नीचे गिर चुकी थी जहाँ पर मेरा मिसकैरेज होने वाला था एंड हैवी ब्लीडिंग की वजह से मुझे प्रीमैच्योर बर्थ देना पड़ा। उसके लिए मुझे तुम्हारा कंसर्न चाहिए था, जहाँ पर तुम आए नहीं थे। मेरी और मेरे बच्चे की जान एक साथ जा सकती थी, लेकिन विद गॉड मेरी जान बच चुकी है और अब तुम उसे भी लेना चाहते हो। तुम्हें क्या ये सब कुछ मजाक लग रहा है? जब तुम मेरे हैवी टाइम में मेरे साथ ही नहीं थे तो फिर तुम अपने आप को फादर बुलाना या हस्बैंड बुलाना डिजर्व करते ही नहीं हो। फिर बाद में यहाँ पर गुजा उसे माफी मांगने लगता है और वो गिफ्ट दिखाने लगता है जो कि उसने उसके बच्चे के लिए लाया था। वो गिफ्ट यहाँ पर लियो ले लेता है, कहता है कि कहाँ से उठाकर लायो, लगता है रास्ते में से मिला, और वो उसे नीचे फेंक देता है जहाँ पर गुजा उससे झगड़ने लगता है। और यहाँ पर साउशिया उससे दूर करती है। गुजा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, तुम्हें तो मेरी साइड लेनी चाहिए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। साउशिया कहती है कि ओह डिवोर्स, वही तो बात है, ठीक है मैं अभी के अभी तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। इतने में यहाँ पर नर्स जो होती है सारा का सारा बिल्स लेकर आ जाती है, जहाँ पर लियो उस बिल का पेमेंट करने के लिए निकल पड़ता है। डेज़ी कहने लगती है कि तभी मैं सोचूं कि तुम उसके साथ में क्यों, अमीर बाप का बेटा जो होगा वो जो तुम्हारा सारा बिल पे करने के लिए रेडी हो गया, लगता है तुम्हारी नज़र लड़कों को ढूंढने में बहुत कमज़ोर है। साउशा कहते कि सही कहा, मेरी नज़र लड़कों को परखने में बहुत कमज़ोर है, इस वजह से मैंने तुम्हारे इस अजीब से भाई को जो चूज़ कर लिया। यहाँ पर गुजा कहने लगता है कि रुको मैं बिल पे करता हूँ। नर्स यहाँ पर उसे बिल का अमाउंट बताती है जो कि 3 मिलियन होता है। एंड ये सुनते ही दोनों भाई बहन के होश हवा में उड़ जाते हैं। साउशा यहाँ पर गुजा से कहने लगती है कि तुम्हारी कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी 3 मिलियन नहीं होगा, तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें मेरा बिल पे करना है। यहाँ पर गुजा अपना कार्ड निकालता तो है, लेकिन डेज़ी यहाँ पर उसका कार्ड छुपा देती है, कहती कि हम क्यों बिल पे करें, तुम्हें तो डिवोर्स चाहिए ना। इतने में यहाँ पर वो बच्ची भागती हुई आ जाती है उसके पास में। एंड बाद में साउशा ने कहने लगते कि अगर तुम्हें यहाँ पर फैमिली ड्रामा करना है तो अभी मत करो, चाहिए तो बाहर जाकर करो, मुझे जब तमाशा देखना होगा तब मैं तुम्हें बुला दूंगी। और यहाँ पर वो नर्स से कहने लगती है कि मेरी रेस्ट को यहाँ पर इंटरप्ट किया जा रहा है, तो बेहतर होगा अगर ये सभी लोग यहाँ से चले जाए तो। रेज़ यहाँ पर साउशा से कहने लगती है कि तुम क्या पक्का श्योर हो तुम्हें इसी हॉस्पिटल में रहना है, क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम 3 मिलियन का बिल तो पे कर ही नहीं पाओगी। साउशा कहती है कि बस 3 मिलियन की तो बात है, मैं यहाँ पर ऐसे भी पैसों की कमी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो बताने लगती है कि देखो साउशा, ये जो हॉस्पिटल है ना वैंग फैमिली को बिलोंग करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बिना बिल पे किए यहाँ से जाने देगी क्या। साउशा कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं वैंग फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो तुम क्या कहना चाहोगी। एंड यहाँ पर बाद में डेज़ी नर्स से पूछने लग जाती है। नर्स को कुछ पता नहीं होता क्योंकि नर्स की इंटर्नशिप होती है एंड उसने न्यूली ज्वाइन किया था। तो डेज़ी यहाँ पर नर्स को डीन को बुलाने के लिए कहती है। मियाँ यहाँ पर डेज़ी से कहने लगती है कि जाने दो ना, ऐसे ही मेरी बेटी का ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में होने वाला है, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी तमाशा खड़ा हो, और ऐसे भी अगर मेरी बेटी का यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ इसकी गलती की वजह से, तो मेरी बेटी की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। डेज़ी कहती कि देखा साउशा, तुम्हारी वजह से कितने की जान खतरे में है। एंड यहाँ पर वो आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन गुजा उसे धक्का दे देता है, वार्निंग देने लगता है। इतने में हम यहाँ पर डीन को देखते हैं जो कि मिस्टर वैंग होते हैं। एंड यहाँ पर वही उसके अंकल थे और वो गुस्से में यहाँ पर आने लगते हैं, कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर गुजा उस डीन से माफ़ी मांगने लगता है, कहते हैं कि माफ़ कर देना, हम अपने वार्ड को शिफ्ट करना चाहते हैं। डेज़ी यहाँ पर साउशा से कहने लगती है कि अरे तुम तो तुम्हारे रिलेटिव्स को जानती हो, तो तुम यहाँ पर डीन को ग्रीट क्यों नहीं कर रही हो। इसके बाद में यहाँ पर डीन के पास जाकर कहने लग जाती है कि इसे देखिए, ये कह रही थी कि आपके रिलेटिव है और ये यहाँ से जाने के लिए रेडी भी नहीं है, तो आप इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो।
गुस्से में यहाँ पर आकर वो उसे थप्पड़ मार देता है। कहता है कि मुझे सबसे पहले से तुमसे डील करनी होगी। यहाँ पे वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये लड़की आपको बिल पे करने नहीं देने वाली है। तो वैंग बोलने लगता है कि मैंने कब यहाँ पर उससे बिल मांगा है, तुम लोग यहाँ पर उसे बिल क्यों मांग रहे हो। डॉक्टर यहाँ पर गुस्से में नर्स को कहने लगते हैं कि तुमने न्यूली इंटर्नशिप ज्वाइन किया, तुम्हें पता नहीं है। मिस साशिया हमारे हॉस्पिटल की VIP मेंबर है और उसे बिल लेना बिल्कुल हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। सभी लोग यहाँ पर ये बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर वैंग चला जाता है साशिया के पास में, जहाँ पर वो उसे साशिया मिंग करके उसके पूरे नाम से बुलाता है। तब जाकर यहाँ पर मिया को समझ आता है कि ये तो मिसेस मिंग है जो कि मेरी बेटी का ऑपरेशन करने वाली थी। वह यहाँ पर वो उसे बेग करने लगती है कि प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो। इसके बाद में यहाँ पर लियो आ जाता है जो इतने सारे लोगों को देखकर अचंभित हो जाता है। कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वह सबसे पहले तो गुजाओ को साशिया के बाजू से हटाता है एंड बाद में यहाँ पर गुजा अपनी बहन को आगे लाकर वैंग से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि उसने इमोशन में आकर बहुत कुछ कह दिया। यहाँ पर साशिया कहने लग जाती है कि इमोशंस में आकर बहुत कुछ कह दिया, तुम्हारे बारे में क्या कहना चाहते हो। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी तुम मेरे पास नहीं थे। तुम्हें यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए तो तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की ज़्यादा फिक्र है। फिर यहाँ पर वो अपने स्ट्रैप्स निकालने लगती है एंड कहते कि मैं अभी के अभी तुमसे डिवोर्स लूँगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और इतना ही नहीं, साशिया तो यहाँ पर अपने बेबी के साथ साथ गुजा को लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन पहुँच जाती है, जहाँ पर डाइवोर्स भी फाइल किए जाते हैं। वहाँ की स्टाफ उससे कंफर्म करने लगती है कि आपका बेबी न्यूली बॉर्न लग रहा है, कि आप पक्का श्योर है कि आपको डाइवोर्स देना है। गुजा भी यहाँ पर साशिया को कहने लगता है कि देखो तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में जाकर इस डाइवोर्स को लेकर बहुत रिग्रेट करोगी। साशिया यहाँ पर कहने लगती है कि मैं अपना डिसीजन बदलने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। गुजा यहाँ पर अभी भी उसे वार्निंग दे रहा था और यहाँ पर वह स्टाफ को प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहती है। स्टाफ भी यहाँ पर उन्हें कह देती है कि मैंने आपके डिवोर्स को फाइल करना शुरू कर दिया है, ठीक 30 डेज बाद आकर आप यहाँ पर साइन कर सकते हो एंड आपका डिवोर्स फाइनली एंड हो जाएगा। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर डेजी और मिया भी आ जाते हैं। लगता है यहाँ पर मिया की नज़रें भी कमज़ोर है, वो आसपास के माहौल को देखे बिना ही यहाँ पर कंपनी की बातें करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो उसकी न्यू पार्टनरशिप और टेंडर को लेकर बात करती है। साशिया यहाँ पर उसे देख रही होती है कि आखिर को इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। बाद में यहाँ पर मिया साशिया को देखकर बोलती है कि आखिर तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक तो है ना। साशिया यहाँ पर मिया से कहने लगती है कि मिया अब तुम्हें नाटक करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसे भी तुम मेरे हस्बैंड को छीनने वाली थी, जहाँ पर तुम्हारी बेचारी बच्ची को एक डैडी जो दिया था तो वो तुम्हें मिल चुका है, तो तुम नाटक करना प्रिटेंड करना बंद कर सकती हो। गुजा से कहता है कि तुम यहाँ पर कितनी रूडली बात करती हो। साशिया कहती है कि वापस से क्या नील लॉन कर माफ़ी मांगू या फिर उसे थैंक यू बोलूँ मेरे कचरे को यहाँ से लेकर जाने के लिए। डेजी भी यहाँ पर उसे पुचलाने लगती है एंड कहती है कि मेरे भाई को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो भी वॉरियर ग्रुप के साइड से, देखना वो बहुत जल्दी बहुत अमीर होने वाला है। साशिया कहती है कि वो प्रोजेक्ट उसे उसकी मेहनत से नहीं मिला है, ये बात तो हम सभी को पता है। साशिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि क्या पता ये प्रोजेक्ट उसे मिले ही ना और वो इस कंपटीशन में जीत ही ना पाए। फिर बाद में भी अपना प्रवचन देना शुरू कर देती है कि किस तरह से गुजा को ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो फिर साशिया कहते कह रहे तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ और मेरे पास इससे ज़्यादा तुम्हें बोलने के लिए देने के लिए है नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से जाती है, जहाँ पर गुजा उसे रोकने लगता है और अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर वो साशिया को अपना कोट देता है। कहता है कि देखो दूसरों पर टाइम वेस्ट कर मतलब ही नहीं है, अपना ही समय खराब होता है एंड वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर मिया गुजाओं में आग लगाने लगती है। कहते कि अरे वो लड़का साशिया से बहुत क्लोज लग रहा था, आखिर उन दोनों का रिलेशन क्या है। तो फिर गुजा उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर गुजा उसे रोकते हुए कहने लगता है कि तुमने अभी अभी इस बेबी को जन्म दिया है और तुम मेरी परमिशन के बिना ही उसे यहाँ से लेकर जा रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गलत कर रही हो। तो साशिया उसे याद दिलाती है कि सबसे पहले तुमने मुझे अबेंडन किया था। मिया भी यहाँ पर बोलने लगती है कि हाँ तुमने अभी अभी इस बेबी को जन्म दिया है एंड तुम्हारे हस्बैंड के बदले तुम यहाँ पर किसी और मैन के साथ में उसके घर जा रही हो, यह तो बड़ी शक की गुंजाइश है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मियाँ तुम्हारा दिल खराब है, इसलिए तुम्हारी नज़रें और तुम्हारी सोच तो खराब ही होंगी ना। फिर गुजा उसे कहने लग जाता है कि देखो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पार्टी आए तो। साशिया कहते कि अरे वाह, अब जब तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब तुम्हें समझ आ रहा है, जब मैं यहाँ पर घर पर समझा रही थी तब तुम्हें वो चीज़ तो समझ आ ही नहीं रही थी, तुम्हें सब कुछ नॉर्मलाइज करना था। डेजी भी यहाँ पर साशिया पर गुस्सा होने लगती है, जहाँ पर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गुजा उसे आगे दिखा देता है। फिर बाद में यहाँ पर साशिया गुजा से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगी और सीधा कोर्ट में।
जहाँ पर मेरे बच्चे की कस्टडी मेरी होकर रहेगी। गुजा को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। मियाँ गुजा को काम डाउन करती है, कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, साओशिया तुम्हें डाइवोर्स दे ही नहीं सकती है। देखो उसने हाथों में अभी भी अपनी वेडिंग रिंग को पहन रखा है। तो फिर वो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ गुस्से में कह रही है, हमें उसकी बातों को समझ कर ले लेना चाहिए। साओशिया कहते कि मियाँ तुम्हारी नजर तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये चीज याद दिला दिया। एंड यहाँ पर साओशिया अपनी रिंग को निकाल कर नीचे फेंक देती है, कहती कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब मैं बहुत सीरियस हूँ हमारे इस रिलेशन को एंड करने के लिए, इसके लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। इतना कहकर वो कार में बैठकर जाने लगती है, जहाँ पर गुजा को बिलीव नहीं होता कि वो सचमुच उसे डाइवोर्स देने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर गुजा वो रिंग को उठाने लग जाता है, जहाँ पर डेज़ी कहती है कि उस बिच का गिरा हुआ रिंग तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी कंपनी में हमारी फैमिली में बैड लक ला सकता है। गुजा यहाँ पर डेज़ी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये नॉर्मल झगड़े हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा ही होता है, तो फिर तुम्हें उसे जज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी मैं कामों में बहुत उलझा हुआ हूँ, एक बार मेरा काम खत्म हो जाए उसके बाद में मैं मेरी डॉटर को और तब मैं मेरी वाइफ को घर लेकर वापस आऊंगा। डेज़ी कहती है कि लेकिन वो तुम्हें डाइवोर्स देने वाली है। गुजा कहता है कि नहीं, 30 डेज बाद फाइनल डाइवोर्स फाइल होने वाला है और इसके पहले ही मैं उसे मना लूंगा और वापस घर लेकर आ जाऊंगा। डेज़ी कहने लगती है कि अगर तुम उस मदर डॉटर को घर पर लाओगे तो फिर यहाँ पर मियाँ का क्या होगा और उसके बच्चे का क्या होगा जो कि तुम्हें डैड बुलाती रहती है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं उन सिचुएशंस को हैंडल कर लूँगा। मियाँ भी यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है, कहती कि देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं जाकर साओशिया को कुछ एक्सप्लेन करूँ तो मैं कर सकती हूँ, ऐसे भी हमें पता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर गुजा उसे टेंशन लेने से मना करता है, बोलता है कि तुम अपनी और अपने बच्चे की फिक्र मेरे ऊपर छोड़ दो, ऐसे भी मैंने भैया से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रख कर रहूँगा। इसके बाद में यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी मियाँ को कंसोल करती कि देखो तुम टेंशन मत लो, मेरा भाई जो कहता है वो कर ही रहता है। मियाँ मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे कुछ भी कर साओशिया को अपनी लाइन से हटाया नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उसे उसकी बेटी के साथ में इस घर में वापस आने नहीं दे सकती, और अगर किसी का पोजीशन गुजा की वाइफ का होगा तो वो फ्यूचर में मेरा ही होगा। इसके बाद में हम यहाँ पर साओशिया को देखते हैं, जो कि अब अपने घर आ चुकी होती है एंड यहाँ पर सभी मेट्स उसे ग्रीट करने लगती है। फिर जैसे यहाँ पर वो सोफा पर बैठती है, एक इशारों में ही यानी कि लियो के एक इशारों में ही सभी स्टाफ यहाँ पर बहुत सारी लग्जरियस चीजें लेकर आ जाती है, जहाँ पर साशो से बोलती है कि तुम्हें आखिर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर लियो कहता है कि तुम्हारे लिए थोड़ी नकल जाऊँ, ये तो मैं मेरी क्यूट सी बेबी के लिए कर रहा हूँ। जहाँ पर उसे समझ आना चाहिए कि उसके अंकल उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो चांद तारों को भी तोड़ कर लाने के लिए कहेगी तो वो मैं भी उसके लिए कर लूँगा। फिर बाद में यहाँ पर साओशिया वैंग अंकल के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर लियो बताता है कि वो अर्बन प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जिस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है और यहाँ पर कितनी सारी कंपनीज है जो पार्टिसिपेट करने वाली है, और उनमें से एक कंपनी तो तुम्हारे हस्बैंड की है जिसे हमने अप्रूवल भी दे दिया है, लेकिन वो अप्रूवल पर अभी तक साइन नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पर तुम चाहो तो ये सारी चीज़ें कर सकती हो। साओशिया कहने लगती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें उन्हें डिनाई करना होगा और फिर उन्हें प्रपोजल को अनएक्सेप्ट यानी कि रिजेक्ट करना होगा। यहाँ पर वो कह देता है कि ठीक है मैं अभी जाकर उन्हें रिजेक्ट कर देता हूँ, लेकिन साओशिया उसे फिलहाल ऐसा करने से मना करती है, बोलती है कि उन्हें लग रहा है ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल चुका है, इस वजह से वो लोग कुछ ज़्यादा ही खुश है। डायरेक्टली तुम उन्हें ना कह दोगे तो फिर उनकी खुशी कम तो हो जाएगी, लेकिन उन्हें ज़्यादा दुख नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को अरेंज करेंगे जहाँ पर हम उनकी खुशी को तहस नहस करेंगे, तब जाकर मुझे वो फीलिंग आएगी जो कि मैं बहुत टाइम से फील करना चाहती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जो कि एकदम इवेंट की तरह होता है। फिर यहाँ पर गुजा आ जाता है अपनी बहन और मियाँ के साथ में, जहाँ पर लोग गुजा को कंग्रेचुलेट करने लगते हैं, कहते हैं कि हमें पक्का श्योर ये अर्बन प्रोजेक्ट आप ही को मिलने वाला है, तो फिर प्रोजेक्ट मिलने के बाद हमें भूल मत जाना। फिर बाद में यहाँ पर उसकी वाइफ बताने लगती है कि मैंने तो सुना है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की जो अनाउंसमेंट है वो तो वॉरियर ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी करने वाली है, हमने तो उसे देखा भी नहीं है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक उसका नाम सुना है और इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ कहने लगती है गुजा से कि देखो तुम टेंशन मत लो, मेरे थर्ड अंकल जो है ना वो वॉरियर ग्रुप के ही मेंबर है। तो फिर यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, उन्हें कॉल कर उस लेडी के बारे में पूछ लेती हूँ, फिर जैसे वो इवेंट में क्लोज आएगी हम उसके अच्छे साइड में बन जाएंगे, जहाँ पर हमें पता है प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलने वाला है। फिर बाद में हम यहाँ पर ढेर सारे लग्जरियस गाड़ियाँ और गार्ड्स को देखते हैं, इसमें से लियो साओशिया बाहर निकलते। फिर बाद में यहाँ पर हम गुजा को देखते हैं जिसके हाथों में अभी भी वो रिचुअल पेंडेंट होता है, और यहाँ पर वो मन में कह रहा था कि एक बार ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, इसके बाद में मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे को वापस घर लेकर आ जाऊँगा। जहाँ पर उसे एक देखता मियाँ भी देख रही थी और वो मन में कहने लग जाती है कि आखिर वो बिच को छोड़ क्यों नहीं पा रहा है।
इसके बाद में आपस में गेस्ट यही सारी बात कर रहे होते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वाटर प्रूफ की लेडी आने वाली है। तुम्हें पता है वो 3 सालों से गायब थी और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, अब वो फाइनली मिल चुकी है। गुजा भी उनकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है कि मेरी और साउशा की शादी को भी 3 साल हो चुके हैं। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ये। इसके बाद में ये इवेंट जो है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर होस्ट सभी को बुलाने लग जाती है, यानी कि यहाँ कर मेन ओनर को। और मेन ओनर के नाम पे लियो और साउशिया वहाँ से आते हैं, जहाँ पर मिया और डेजी आपस में बात करने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है और साउशिया इस मेन गेट से क्यों आ रही है। लगता है लियो को उसने पटा लिया होगा, तब जाकर यहाँ पर लियो ने उसे अपॉर्चुनिटी दी होगी इस इवेंट में आने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो साउशिया का हाथ पकड़कर पूछने वाला था कि आखिर तुम इसके साथ में यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन लियो यहाँ पर उसे काम डाउन करता है, बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है और अब तुम दोनों का रिलेशन कुछ नहीं है, तो बेहतर होगा अगर तुम अपनी अपने रिस्पेक्ट बाउंड्रीज को रिस्पेक्टिवली फॉलो करोगे। तो यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है, कहता है कि देखो साउशिया, हमारा डाइवोर्स अभी तक फाइल हुआ नहीं है, तो फिर तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और मेरा पूरा हक बनता है तुम्हें ये पूछने का, और तुम आखिर मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती हो। साउशिया कहते कि मैंने क्या कर दिया, तुमने इतनी बड़ी चीटिंग वाली चीज़ मेरे साथ की है, तुम्हारी 5 साल की बेटी तक है और तुम यहाँ पे मुझे सुना रहे हो। एंड यहाँ पर वो गुजा को बेशरम बुलाने लगती है, जहाँ पर उसकी बहन डेजी को बड़ा चुभने लगता है ये चीज़। एंड वो गुस्से में जाकर साउशिया को मारने वाली थी, लेकिन लियो यहाँ पर डेजी को थप्पड़ मार देता है, कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार वार्निंग दूंगा कि साउशिया के पास आओ भी मत। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखा सभी लोगों ने, इसने मुझे कितनी बदतमीजी तरीके से धक्का दिया है। तो फिर लियो यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। फिर बाद में यहाँ पर डेजी कहती है कि सब कुछ समझ रही हूँ मैं, तुमने यहाँ पर अपने लवर के साथ में आकर हम सबकी बेइज्जती जो करवाने वाली हो। साउशिया यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए इतनी मेहनत करूंगी, ऐसे भी मेरी चुटकियों का काम है जहाँ पर तुम मिनटों में गुस्सा हो सकती हो। डेजी यहाँ पर कहने लगती है कि सब कुछ समझ रही हूँ मैं, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मेरे भाई को मिलने वाला है और तुम जानबूझकर इस बंदे को अपने साथ लाई हो ताकि वो तुम्हारे साथ रहे, मेरा भैया तुमसे जेलस फील करे और वो तुम्हें अपने पास बुला ले। साउशिया यहाँ पर मन ही मन में हंस रही होती है एंड कहती है कि डेजी तुम्हें तो यहाँ पर ड्रामाज में काम करना चाहिए, इतनी अच्छी स्टोरीज जो तुम लिख लेती हो। यहाँ पर लियो कहने लग जाता है कि देखो डेजी, अगर तुमने यहाँ पर एक और बार बकवास की तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। लेकिन साउशिया से ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से चले जाए तो फिर इन्हें रोता हुआ कौन ही देख पाएगा। यहाँ पर मियाँ साउशिया से कहने लगती है कि अगर तुमने अपना शुगर डैडी चूज ही करना था तो किसी अच्छे इंसान को करती, यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड्स भी कितने लो नजर आ रहे हैं। लियो यहाँ पर मियाँ से कहता है कि इस प्रोजेक्ट का मालिक तुम्हारा थर्ड अंकल ही है ना, मैंने ये सुना हुआ है। तो फिर यहाँ पर जो डेजी होती है वो भी उसके अंकल की तारीफ करना शुरू कर देती है। बाद में यहाँ पर लियो मियाँ से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे थर्ड अंकल को दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें और तुम्हारे अंकल को इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकाल रहा हूँ, जहाँ पर तुम मेरी कंपनी का अब तो हिस्सा भी नहीं हो। यहाँ पर मियाँ कहने लग जाती है कि तुम क्या अपने आप को इस कंपनी का प्रेसिडेंट मानते हो जो कि तुम हमें फायर कर सकते हो। इतने में यहाँ पर मियाँ को उसके अंकल को कॉल आ जाता है, जो उसे चिल्लाकर कहने लग जाते हैं कि तुम वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई हो या फिर मेरा मुंह खराब करने गई हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो शॉक हो जाती है और इसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। तो वो लियो को इसकी आइडेंटिटी पूछती है। लियो कहता है कि नहीं बेटा, तुम मेरे सर्कल में आती नहीं हो जहाँ पर मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताओ, और तुम्हारे मेरे स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। फिर यहाँ पर वो सभी गार्ड्स को बुलाता है, उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहता है। एंड सभी गार्ड्स यहाँ पर लियो को एज ए प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट की बात को सुनकर डेजी हंसने लगती है, कहती कि तुमने क्या यहाँ पर एक्टिंग वाली कंपनी से कुछ छोटे मोटे एक्टर्स को लाया तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने की एक्टिंग करने के लिए। बाद में यहाँ पर डेजी बड़ी चालाकी से उन सभी को अपने साइड करने लगती है। साथ साथ यहाँ पर गुजा भी उसे कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, तुम मुझे पीस में रहने क्यों नहीं दे सकती, और यहाँ पर झूठ बोलना बंद करो कि तुम यहाँ पर वैंग फैमिली को बिलोंग करती हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो पहले से थी ही नहीं। यहाँ पर साउशिया से कहने लगते कि देखो, मुझे तुम्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कुछ मिनटों में यहाँ पर 3 मेन मेंबर्स आ जाएंगे जहाँ पर तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मियाँ भी यहाँ पर कहने लगती कि देखो, वो जो यंग लेडी है वहाँ पर उसके 2 अंकल है जो कि उसे ढेर सारा प्यार करते हैं, और तुम्हारे 2 अंकल तो मुझे नज़र भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि ऐसे लोग यहाँ पर आकर हमारे इस इवेंट का पूरा मजाक बना कर रख देते। साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर इन्हें यकीन हो रहा होता है कि शायद से यही वाटर ग्रुप की लेडी हो, क्योंकि यहाँ पर उसके अंकल का कॉल तक उसे आता है जहाँ पर उन दोनों को फायर कर दिया गया था। डेजी यहाँ पर सभी से कहने लग जाती है कि अगर हम मिलकर इन्हें बाहर निकालना चाहे तो यहाँ के इवेंट मैनेजर इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर उन्हें बाहर जाने के लिए कहने लगते हैं। यहाँ तक कि डेजी तो लियो को धक्का मारने भी जा रही थी, लेकिन लियो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वार्निंग देने लगता है
इतने में हम यहाँ पर उस हॉस्पिटल के डीन को देखते हैं, यानी कि मिस्टर वैंग को। और तो और यहाँ पर हमें मिस्टर वैंग की आइडेंटिटी पता चलती है, जहाँ पर सभी लोग उससे बड़े बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि वही होता है वॉरियर ग्रुप का मेन प्रेसिडेंट, मेन CEO और डायरेक्टर। और साथ ही साथ यहाँ पर वो हॉस्पिटल का DN नहीं था, बल्कि वो पूरी की पूरी हॉस्पिटल यूज़ की थी। फिर बाद में यहाँ पर 3 मेन एंटरप्रेन्योर्स की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पर बिजनेस टाइकून होते हैं। मिया का और डेज़ी का यही कहना था कि हमें अब इनसे बात कर लेनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर वो लोग हमारा साइड लेंगे। और रही बात इस साउशिया की, तो इससे हमें कुछ उम्मीद तो रख भी नहीं सकते। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस लेडी से बात करने चले जाते, जहाँ पर सिया जो होती है उन्हें इग्नोर कर देती है। एंड यहाँ पर तीनों की तीनों एंटरप्रेन्योर्स मिलकर साउशिया को अपना प्रोफेसर बुलाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। ये बात सुनती ही उन तीनों के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक ही जाती है। एंड एक एक कर यहाँ पर वो तीनों एंटरप्रेन्योर्स साउशिया के साथ बड़ी फ्रेंडली बात करते हैं, जहाँ पर उनकी रियल आइडेंटिटी को जानते जानते वो तीनों शॉक हो जाते हैं। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती है, लगता है तुमने 3 और एक्टर्स को ला दिया है ये अटक नाटक करने के लिए। सिया यहाँ पर डेज़ी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे प्रोफेसर के सामने ये सारी बातें करने की, तुम अपनी ज़बान में किस मुँह से चिल्ला पा रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाद में यहाँ पर मिया जो है सिया से माफ़ी मांगने लगती है, कहते हैं कि माफ़ कर देना, इमोशंस में आकर उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन साउशिया तुम्हें नहीं लगता हम तुमसे क्लोज है, तो एटलीस्ट हमें यहाँ पर हमें इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए और थर्ड हमारी मदद करनी चाहिए। साउशिया कहती है कि क्यों नहीं, तुम लोग मेरे इतने क्लोज हो तो तुम्हारी मदद करना तो बनता ही है। एंड यहाँ पर वो अंकल वैंग को इशारे करती है। एंड यहाँ पर उसके अंकल स्टेज पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो उन सभी के सामने उनकी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं। ऑडियंस यहाँ पर समझ पा रही थी कि इनकी फैमिली तो बड़ी बदतमीज़ है, यानी कि गुजा की फैमिली, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यंग लेडी को इतना बदतमीज़ी के साथ बात जो किया है, तो वह ये लोग कैंसिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट तो डिजर्व करते ही है। वो तीनों के तीनों यहाँ पर वैंग से बात करने आते तो है, लेकिन वैंग यहाँ पर गार्ड्स को बुला देता है, जहाँ पर गार्ड्स उन तीनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मिया, गुजा और डेज़ी को देखते हैं, जहाँ पर मिया बहुत टेंशन में होती है, क्योंकि यहाँ पर मिसेस जेन को जो है उसकी बेटी का ऑपरेशन करना था। और यहाँ पर मिसेस जेन ही सिर्फ उसकी बेटी को ठीक कर सकती है और कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ पर मिसेस जेन का कॉन्टैक्ट नंबर बनना बड़ा ही मुश्किल है। एंड यहाँ पर उनके साथ कॉन्टैक्ट में आकर मीटिंग अरेंज कर पाना तो उससे ज़्यादा भी मुश्किल है, तो फिर उन्हें ऑपरेशन के लिए कन्विंस करना तो ये तो और मुश्किल होगा ही। यहाँ पर गुजा कहने लगता है, कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा उनसे मिलने के लिए, और ऐसा लगना चाहिए कि वो तो हमें अचानक से मिल चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी बताने लगती है कि मैंने सुना है कि एलेक्स का कोई तो परफॉर्मेंस होने वाला है। एंड एलेक्स यहाँ पर एक चाइनीज़ का आइडल होता है, जैसे कि के-पॉप आइडल्स होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं मिसेस जेन भी वहाँ पर आने वाली है, तो हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, हमें मिसेस जेन से उसी समय मिल लेना चाहिए। एंड वो भी एलेक्स की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो फिर हो सकता है कि एलेक्स यहाँ पर हमसे मिलवा ले। मिया कहने लगते कि हाँ, एलेक्स को मेरे दूर के रिश्तेदार जानते हैं, तो फिर हो सकता है कि वो हमें यहाँ पर मिसेस जेन से मिलने में मदद करवा सकता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर साउशिया अपने ऑफिस में बैठी होती है, जहाँ पर वैंग आ जाते हैं एंड कहने लगते हैं कि तुम इतनी डिप्रेस क्यों हो, अब तो सब कुछ हो भी चुका है, तो फिर तुम यहाँ पर टेंशन किस बात की ले रही हो। साउशिया कहती कुछ नहीं, बस मैं थक चुकी हूँ इस वजह से। वैंग कहता है कि लगता है फिर तुम ये गुड न्यूज़ ले ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम थक तो चुकी हो। यहाँ पर तुम्हारा फेवरेट आइडल एलेक्स आने वाला है। एंड ये सुनते ही यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है, वो कहने लगती है कि एलेक्स यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है पूरा का पूरा ऑडिटोरियम, और वो पूरी बिल्डिंग हमारी है, तो फिर मैं स्पेशल अरेंजमेंट से मैं उससे पर्सनली मिलने के लिए करवा दूंगा। एंड यहाँ पर साउशिया बड़ी खुश हो जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर गुजाओ को देखते हैं, जो कि डेज़ी और मिया के साथ में उस ऑडिटोरियम में आ जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे उसका टिकट्स पूछते हैं, क्योंकि विदाउट टिकट्स इस बड़े से कॉन्सर्ट में आखिर किसे ही आने मिल सकता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपना टिकट्स बताकर अंदर की ओर जाने लगते हैं। इतने में बाद में यहाँ पर साउशिया आ जाती है, जिसके पास टिकट नहीं होता, तो फिर यहाँ पर वो किसी को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग कॉल पिक ही नहीं कर रहे थे। मिया यहाँ पर गुजा से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। गुजा कहते कि नहीं, आखिर हम उसकी क्यों हेल्प करें, उसने खुद ही यहाँ पर ये सारी सिचुएशन अपने लिए खड़ी की है। साथ साथ में यहाँ पर वो लोग जा रहे थे, तो फिर पीछे से एक आंटी यहाँ पर साउशिया से कहने लगती है टिकट नहीं है तो बाजू में हटो, न जाने लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गार्ड्स भी यहाँ पर साउशिया को वहाँ से पर्सनली जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होता। साउशिया कहती कि मुझे पर्सनली इन्वाइट किया है, तो मेरे पास टिकट कैसे होगा। इतने में यहाँ पर एलेक्स आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग एलेक्स के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर एलेक्स सीधा साउशिया के पास में आ जाता है एंड कहता है कि कौन है वो जो साउशिया से टिकट मांग रहा है, मैंने उसे पर्सनली इस कॉन्सर्ट में इन्वाइट किया है, तो फिर क्या मैं उसे भी टिकट दूंगा, वो मेरी फैमिली मेम्बर जैसी है। ये बात सुनते गुजा और मिया शॉक हो जाते हैं कि आखिर साउशिया इतने सारे लोगों को जानती कैसे है।
साथ साथ यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर्स वाले भी होते जिन्हें लगने लगता है क्या पता ये एलेक्स की हिडन गर्लफ्रेंड हुई तो। इसके बाद में वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर गुजाओ एलेक्स से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड कहते हैं कि हमने सुना है कि आप और मिसेस जन एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हो, तो बेहतर होगा अगर आप हमें उनसे इंट्रोड्यूस करवाओगे तो। एलेक्स यहाँ पर साओशा को देखकर सोचने लग जाता है कि लगता है इन्हें पता नहीं है मिसेस जेन कौन है। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें कह देता है कि नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं तो बस मामूली सा डांसर हूँ। अगर आपको उनसे बात करनी है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद लेनी होगी। मैं यहाँ पर एजेंट नहीं हूँ तो ये सारे काम करूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ वो इवेंट शुरू हो जाता है। साओशा अपने में ही इस इवेंट को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसके इस इवेंट को ख़राब करने के लिए मिया यहाँ पर आ जाती है। अब तक तो मिया बड़े भोले बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन मिया अपनी रियल आइडेंटिटी उसके सामने रिवील तो करना ही है एक ना एक दिन, जो कि आज वो कर देती है। जहाँ पर वो साओशा से कहने लगती है कि देखो अब तुम्हारा यहाँ पर बार बार उसके पीछे आने से कुछ मतलब नहीं है। मुझे पता है कि आज तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ताकि तुम्हें यहाँ पर गुजा से अटेंशन मिल सके। साओशा कहती है कि देखो ये सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग तुम कर सकती हो, मैं नहीं। ऐसे भी मुझे यहाँ पर उसका अटेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ और उसके बिना रह सकती हूँ। अगर कोई डिपेंडेंट है तो वो तुम हो, तुम्हें उसकी ज़रूरत है, मुझे नहीं। मिया यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ अब तो डाइवोर्स होने वाला है तो तुम ऐसे ही कहोगी ना। ऐसे भी इतने सालों से तुम उसके साथ रहती आ रही हो, फिर भी तुम उसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। बाद में यहाँ पे वो अपनी बच्ची को उसकी बेटी के साथ में कंपेयर करने लगती है एंड कहती है कि न जाने तुम्हारी बच्ची कहाँ से आ गई, देखना मेरी बेटी वो डैड को डिजर्व करती है। साओशा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर वो उसके बच्चे के बारे में बुरी बुरी बातें जो कर रही थी, और साओशा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार भी देती है। कहती है कि तुमने यहाँ धनासन क्या कहा था कि मुझे बोलना है मुझे बोलो, मेरे बेटे को मत बोलो। तो तुम्हें नहीं लगता सेम चीज़ तुम्हें भी अपने लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए? ऐसे भी तुम माँ बेटी बहुत बड़े ही झूठे हो, और एज ए मदर मैं इतना तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम अपनी बेटी को थोड़े अच्छे मैनर से दे दो, वरना वो बड़ी होकर तुम्हारी जैसी बन जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि बेचारी तुम्हारी जैसी लाइफ भी जीना शुरू कर दे। इसके बाद में यहाँ पर मिया की जो नज़र है साओशा के जेट के ब्रेसलेट पर जाने लगती है। वो कहने लग जाती है कि ज़रूर ये ब्रेसलेट नकली होगा। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि देखो मैडम, हो सकता है कि मिस्टर गुजा तुम्हें नकली चीज़ें दे, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने पहन रखी है वो सेल्फ ओन्ड है और इसका वर्थ कुछ ज़्यादा ही है। फिर बाद में यहाँ पर मिया आगे बढ़ती है जहाँ पर वो उसके ब्रेसलेट को छीन कर तोड़ना चाहती थी, लेकिन साओशा यहाँ पर साइड में आ जाती है जहाँ पर मिया खुद ब खुद नीचे गिरती है एंड तभी वो जोर से चिल्लाती है। तो फिर गुजा और डेजी वहाँ पर आ जाते हैं। डेजी यहाँ पर साओशा पर चिल्लाने लग जाती है और उसे उल्टा जवाब देती है, लेकिन यहाँ पर साओशा भी कुछ कम नहीं, वो तो उसका मुंह ही बंद करवा देती है। फिर उसके बाद में गुजा यहाँ पर साओशा को मिया से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन साओशा कहते हैं कि आखिर मैं क्यों माफ़ी मांगूं। तो फिर गुजा कहता है कि हम सब ने साफ साफ देखा है कि तुमने उसे धक्का दिया है। मिया यहाँ पर साओशा से कहने लगती है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं और गुजा क्लोज है, लेकिन हमारे बीच में ये सब नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मुझसे झगड़ सकती हो, हम बात करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे धक्का मारकर गिराने की क्या ज़रूरत थी। मिया नाटक तो ऐसा कर रही होती है कि जैसे सब कुछ साओशा ने किया हो। साओशा यहाँ पर कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है, एक काम करो डेजी और तुम मिलकर एक एक्टिंग कंपनी को ज्वाइन करो, या फिर तुम लोगों को कोचिंग दिया करो, लोग तुमसे बड़ी अच्छी एक्टिंग सीख सकते हैं। गुजा यहाँ पर उसे नील डाउन कर माफ़ी मांगने के लिए कहता है। साओशा कहती है अगर इतना ही है ना तो खुद नील डाउन करो, मैं माफ़ी मांगने बिल्कुल भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर आसपास सीसीटीवी कैमरा साफ साफ लगे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो हम उन्हें चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है कि आखिर किसने किसको गिरा है। और रही बात मेरी ब्रेसलेट की, तो ये तुम्हारी मिया की वजह से टूटा है। तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मिया को कुछ गिफ्ट देने चाहिए ताकि वो दूसरों की चीज़ों को देखकर जेलस ना फील करे। फिर इसके बाद में यहाँ से साओशा जाने लगती है जहाँ पर जानबूझकर डेजी उसके ऊपर पूरे क्लासेस का टेबल गिराने वाली थी, पर यहाँ पर गुजा आकर उसे बचा लेता है। फिर वो चेंजिंग रूम में चला जाता है। यहाँ पर साओशा ने कहने लग जाती कि क्यों तुम यहाँ पर मिसेस जेन को ढूंढ रहे हो, अभी तक लगता है वो तुम्हें मिली नहीं है। डेजी कहती कि क्यों तुम अपने आप को मिसेस जेन भी अब मानने लगी हो क्या, जब देखो तब आए दिन न्यू आइडेंटिटी तुम्हारी बनती ही जाती है। साओशा कहती है बहुत जल्दी तुम्हें बहुत बड़ा झटका जो लगने वाला है। इतना कहकर वो चली जाती है वहाँ से। फिर इसके बाद में यहाँ पर एलेक्स आ जाता है जहाँ पर ये इनविटेशन वाली पार्टी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर एलेक्स इन सभी को एक बहुत बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस देने वाला था, लेकिन इसमें एक ट्रिक थी जहाँ पर वो अपनी फेमस डांस पार्टनर के साथ भी डांस करने वाला था। और यहाँ पर उसकी डांस पार्टनर आती तो है लेकिन मास्क पहनकर। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डांस करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर सभी लोगों को उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उनके बीच की जो स्टोरी थी, जो कनेक्शन
रिलेशन था वो उन्हें बड़ा पसंद आने लगता है एंड यहाँ पर सभी लोग उन्हें एक गुड मैच करके रेफर करने लगते हैं। यहाँ पर गुजा को शक जा रहा था उस मास्क वाली लड़की पर, न जाने क्यों उसे लग रहा था कि वो शाओशिया होगी एंड यहाँ पर एंड ऑफ द परफॉर्मेंस शाओशिया का जो आई मास्क है वो निकल जाता है एंड वो लड़की शाओशिया होती है। ये चीज़ देखकर वो तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर शाओशिया को मिसेस जेन कर बोलने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि पूरी की पूरी ऑडिटोरियम बिल्डिंग वैंग फैमिली को बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली बात है कि मिसेस जेन तो यहाँ पर होंगी एंड उन्हें यहाँ पर बिना टिकट्स के तो लाया ही जाएगा। फिर बाबनी यहाँ पर डेजी मियाँ से कहने लग जाती है कि अगर ये सचमुच मिसेस जेन निकली तो हमारी तो टाइट फिश है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर शाओशिया चेंज कर आती है एंड वो एलेक्स से कहती है कि देखो तुम्हें मेरी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। एलेक्स कहता है ऐसा नहीं करेंगे तो किसी को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। शाओशिया कहती है कोई बात नहीं, ऐसे भी जितनी हिडन आइडेंटिटी रहे उतने लोगों के रंग बाहर आते हैं। दूसरा यहाँ पर एलेक्स उसे अपना कोट देता है, इतने में वहाँ पर गुजा आ जाता है और वो कोट फेंक देता है। यहाँ पर एलेक्स उस पर चिल्लाने लग जाता है। गुजा कहता है कि वो मेरी वाइफ है, लेकिन शाओशिया उसे याद दिलाती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। आखिर तुम क्या थोड़े से पागल हो चुके हो? कितनी बार तुम्हें एक चीज़ में समझाती रहूंगी। गुजा उसे अपना कोट देता तो है लेकिन शाओशिया उसे लेकर नीचे फेंक देती है। वहाँ से बाद में एलेक्स चला जाता है और दोनों को अकेला बात करने के लिए। गुजा यहाँ पर कहने लग जाता है लगता है तुमने अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया है, आखिर तुम कितने लड़कों के साथ एक साथ रहना चाहती हो। शाओशिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि तुम मेरी पर्सनैलिटी पर शक कर रहे हो, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। गुजा कहने लगता है कि मेरा मतलब वो नहीं है, तुम अपने आप को एक्सप्लेन भी तो कर सकती हो। लेकिन शाओशिया यहाँ पर कह देती कि देखो तुम्हारे और मेरे बीच का रिलेशन कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं कौन होती हूँ तुम्हें एक्सप्लेन करने वाली, और तुम डिजर्व ही नहीं करते मेरा एक्सप्लेनेशन। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में यहाँ पर शाओशिया बाहर आती है तो अंकल वैंग उसे लेने के लिए आ जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि उन्हें देरी हो गई, लेकिन शाओशिया ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू बोलने लगती है। अंकल यहाँ पे पूछने लग जाते हैं कि अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई एंड शाओशिया कहती कि नहीं हुई तो थी लेकिन मैंने चीज़ों को हैंडल कर दिया। फिर वहाँ से वो जाती है, उतने में वो तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ वो लोग शाओशिया को जाते हुए देखते तो डेज़ी कहने लगती है कि एक दिन में न जाने कितने लड़कों को घुमाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर गुजा को देखते हैं जो कि बहुत ड्रिंक कर रहा था एंड यहाँ पर शाओशिया को वो कॉल तो लगाता है लेकिन शाओशिया यहाँ पर उसका कॉल पिक नहीं करती है। फिर वो कई बार ट्राई करता है तब उसे समझ आ जाता है कि शाओशिया ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मॉर्निंग में वो वैंग की कंपनी में चला जाता है ताकि वो मिस्टर वैंग को जाकर इन्विटेशन दे सके अपनी मम्मा की बर्थडे पार्टी का। यहाँ पर वो वैंग के कैबिन में आते ही शॉक हो जाता है क्योंकि शाओशिया जो थी एकदम प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ पर शाओशिया से बात करने की परमिशन नहीं देती है। जो काम है वो करके जाने के लिए बोलती है एंड यहाँ पर वो मिस्टर वैंग को इन्विटेशन देने लगता है। मिस्टर वैंग कहते हैं कि मैं तभी आऊँगा जब अगर शाओशिया अप्रूव करेगी एंड यहाँ पर शाओशिया उसे अप्रूव कर देती है। जहाँ पर जाते जाते वो उसे खाली एक सवाल पूछता है कि उसने उसे ब्लॉक क्यों किया, तो शाओशिया एज अ वुमन कह देती है कि तुम यहाँ पर उस चीज़ को जानने के डिजर्व नहीं करते हो। फिर बाद में वो ऐसे चुपचाप चला जाता है। इसके बाद में वो बर्थडे पार्टी नेक्स्ट डे ऑर्गेनाइज हो जाती है जहाँ पर शाओशिया आती है, लेकिन डेजी और मिया उसे देखकर शॉक हो जाते हैं एंड उस पर चिल्लाना शुरू कर देते कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इतने में यहाँ पर गुजा आता है जो उन्हें बताने लगता है कि वो जेन कंपनी की तरफ से आई है, यानी कि वॉरियर ग्रुप मिस्टर वैंग की तरफ से। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे कुछ कह नहीं पाते। इतने में यहाँ पर आकर गुजा की मम्मा इस पार्टी की शुरुआत करती है एंड सबसे पहले यहाँ पर गिफ्ट लेकर मिया आ जाती है जहाँ पर वो 10 मिलियन की पेंटिंग लाई हुई थी। कह रही होती है कि ऑक्शन से मैंने 10 मिलियन में खरीदी है। सभी लोग यहाँ पर इस पेंटिंग को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर शाओशिया होती है और एक मैन होता है जो कि यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि ये पेंटिंग तो 1 मिलियन की भी नहीं है, ये पूरी की पूरी पेंटिंग फेक है। मिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन शाओशिया यहाँ पर सभी के सामने प्रूफ कर देती है कि ये पेंटिंग फेक है एंड यहाँ पर तो उसकी बेइज्जती हो जाती है। डेजी कहते कि तुम्हारा तो बड़ा मुंह चलता है, तुमने क्या गिफ्ट लाया। बाद में शाओशिया यहाँ पर अपना गिफ्ट दिखाती है जो कि ब्यूटीफुल सा वास होता है। यहाँ पर मिया जो होती है जानबूझकर शाओशिया के पास आती है और उसके पास ड्रिंक गिरा देती है, जहाँ पर शाओशिया वहाँ से गुस्से में रेस्टोरेंट में चली जाती है एंड मिया यहाँ पर किसी को कॉल कर शाओशिया के साथ में डील करने के लिए कह देती है। फिर बाद में यहाँ पर जब शाओशिया वॉशरूम के यहाँ पर होती है, वहाँ पर एक अचानक से मास्क पहनने वाला इंसान आ जाता है, जहाँ पर शाओशिया को पता होता है कि उसके साथ में कुछ ऐसा तो होने ही वाला था। तो फिर यहाँ पर वो उसे वार करने जाता है, लेकिन कई सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ कर रख देते। शाओशिया कहते कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुमने किसे भेजा है और किसने यहाँ पर तुमने भेजा है, तो बेहतर होगा अगर तुम हमारे सामने कन्फेस कर दो, तो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यहाँ पर वो जो इंसान था वो अपनी गवाही देने के लिए रेडी नहीं था। शाओशिया यहाँ पर उसका नाम पता सब कुछ बताने लग जाती है, कहती है कि देखो जी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो बेहतर
बेहतर होगा अगर तुम मुझे बता दोगे तो। जी यहाँ पर डर जाता है, जहाँ पर वो डर के मारे उसे सारी बातें बताने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शाओशिया उस पार्टी में चली जाती है जहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाता है कि आज इसकी मॉम के बर्थडे के साथ साथ वॉरियर ग्रुप यानी कि वैंग फैमिली का जो एनिवर्सरी भी है, तो फिर यहाँ पर वो चीज़ बैड सेलिब्रेट होगी। ये बात गुजाव को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसने रूम बुक किया होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम के लिए, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा ही होता है, ये पूरी की पूरी होटल जेड फैमिली को बिलोंग करती है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका तो यहाँ पर होना ही है एनिवर्सरी। फिर शाओशिया यहाँ पर आ जाती है और वॉरियर ग्रुप की कंपनी की तरफ से यहाँ पर सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू बोलने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग उसे बोलने लग जाते हैं कि ये तो हमें वॉरियर ग्रुप की प्रेसिडेंट लग रही है, कहीं मिसेस जेन तो नहीं। और यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील हो जाती है, लेकिन डेज़ी एंड मिया यहाँ पर साफ साफ कह देते हैं कि ये मिसेस जेन हो ही नहीं सकती है, इसकी आइडेंटिटी तो बहुत ख़राब है, ये मेरे भाई की एक्स वाइफ थी। और अभी यहाँ पर हर दिन तो ऐसे न्यू इंसान मिलते ही रह जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर उन पर शक करने लगते हैं कि आखिर ये कौन सी फैमिली इनके बारे में ये सब क्यों कह रही है। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर वैंग ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में आ जाते हैं एंड यहाँ पर वो लोग उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। शाओशिया यहाँ पर रियल आइडेंटिटी भी अपनी रिवील कर देती है एंड सभी लोग यहाँ पर उसे प्रेज करने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर शाओशिया कहते हैं कि मिया मुझे लगता है तुम्हारी रियल आइडेंटिटी भी मुझे रिवील करनी होगी, जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर एक फोटो बताती है जहाँ पर मिया जो थी किसी के साथ मेकआउट कर रही होती है एंड वो उस चीज़ की फ़ोटो थी, लेकिन उस लड़के का जो फेस था वो हिडन था। यहाँ पर मिया कह लेती है कि ये सब कुछ इसने डिजिटली किया होगा, फोटोशॉप्ड है ये इमेज, मैं ये लड़की तो हूँ ही नहीं बिल्कुल भी, मेरी तस्वीर चिपकाई गई है। शाओशिया कहती कि रुको, इससे भी बड़ा सरप्राइज मेरे पास तुम्हारे लिए है। एंड यहाँ पर वो जी को लेकर आ जाती है क्योंकि मिया का और जी का चक्कर चल रहा होता है और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। एंड यहाँ पर बाद में हमें पता चलता है कि गुजा के भाई के डेथ के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शाओशिया का ही हाथ होता है, क्योंकि यहाँ पर शाओशिया का जो हस्बैंड यानी कि गुजा का जो भाई होता है उसकी कंपनी कुछ ज़्यादा ही डूब रही थी, वो भी अब्रॉड में थी, जिस वजह से यहाँ पर जी ने और मिया ने प्लान किया था कि वो लोग पहले इसका काम खत्म करेंगे। फिर इसके बाद में मिया यहाँ पर चाइना आएगी ताकि वो गुजा को सेड्यूस कर सके, जिसके बाद में गुजा उसे डिवोर्स देकर मिया के साथ में आ जाए एंड फिर बाद में कंपनी मिया के नाम पर हो जाए, फिर वो लोग गुजा का भी खात्मा खत्म कर दे। ये सारी बात जानते गुजा शौक हो जाता है एंड मिया को थप्पड़ मार देता है। मिया यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर पुलिस आती है जो उन सभी लोगों को यहाँ से लेकर चली जाती है एंड यहाँ पर तो बाद में वो तीनों लोग स्टेज पर जाते हैं एंड मिस्टर वैंग और लियो वो दोनों के दोनों यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी बिल्ड करने वाले हैं एंड वो लोग अपने न्यू प्रोजेक्ट शाओशिया के नाम पर कर देते हैं। साथ साथ यहाँ पर शाओशिया के नाम पर 98% ऑफ द फैकल्टी चली जाती है और वो इस पूरे ग्रुप की ओनर भी बन जाती है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जा रहे होते जहाँ पर गुजा उसके पीछे आता तो है कोड देने, लेकिन वो उसे दे नहीं पाता क्योंकि अब जाकर उसकी आंखें खुलती है कि मेरी वाइफ ने मेरे अगेंस्ट तो कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है, मैंने उसे हर टाइम नेगलेक्ट किया है। और अंत में ऐसा ही होता है जहाँ पर लड़कों को रिग्रेट होता ही है, तो फिर यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लगता है एंड शाओशिया भी यहाँ पर उसे एक्सप्लेनेशन देने लगती है हर एक चीज़ की। गुजा को यहाँ पर होप मिलने लगते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक और मौका देकर देखो। शाओशिया कहती कि नहीं, तुम्हें लग रहा होगा कि शायद से मैं तुम्हें चांस दूंगी, इस वजह से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि तुम अपनी गलती वापस ना दोहराओ, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम जिंदगी भर रिग्रेट में ये ना सोचो कि गलती मेरी थी, क्योंकि साफ साफ समझ आता है कि गलतियाँ तुम्हारी थी और तुम्हारी वजह से ये बॉन्ड टूटा हुआ है, तो फिर सचमुच तुम्हें तुम्हारे लिए रिग्रेट तो करना ही चाहिए और ये मेरा लास्ट फैसला है और मैं अपने डिवोर्स को वापस पीछे नहीं लेने वाली हूँ। इतना कहकर वो गुजा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से जा रही होती है, जहाँ पर शाओशिया की एक न्यू लाइफ शुरू होती है। तो वहीं पर गुजा का यहाँ पर एंड हो जाता है, यानी कि उसे ऐसे कर्मों का सजा मिल जाता है। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।